एग्जाम्पल तो डिविडेंड की मैं आपको दे ही चुका हूं कि भाई डिविडेंड एफटीआर आइटम है, लेकिन डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और उस पर टैक्स कितना और किस तरह लगता है, ये एक सवाल है जो मैंने आपसे भी डिस्कस करना। सबसे पहली बात, डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाए। प्रॉफिट का, सर कहना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाए उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड में क्या क्या शामिल है? बात नंबर 1, कंपनी ने शेयर होल्डर्स में एसेट तकसीम कर दिए, वो भी डिविडेंड। बात नंबर 2, कंपनी ने शेयर होल्डर्स में डिबेंचर्स तकसीम कर दिए, ये भी डिविडेंड। बात नंबर 3, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के मौके पर तकसीम कर दिया, यहां पर क्या है? मौका। एसेट तकसीम कर दिए, डिबेंचर तकसीम कर दिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के मौके पर तकसीम कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। इसका क्या मतलब है? शेयर कैपिटल के रिड्यूस होने के मौके पर कंपनी ने शेयर होल्डर में जो तकसीम किया वो भी डिविडेंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एसेट तकसीम किए ये तो हजम होता है, डिबेंचर तकसीम, डिबेंचर पता क्या होता है? कोई बच्चा जिसे ये ना पता हो डिबेंचर क्या होता है? जी सर जी, कंपनी जब कंपनी को पैसा दरकार होता है तो कंपनी या तो इन्वेस्टर को कहती है कि तुम हमारे हिस्सेदार बन जाओ और उसको शेयर्स दे देती है, या इन्वेस्टर को कहती है कि तुम हमारे हिस्सेदार नहीं हो बल्कि हमें कर्ज दो, हम तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट देंगे। कंपनी जब फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटी इशू करती है उसको डिबेंचर कहते हैं, उसको बॉन्ड भी कहा जाता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? यार शेयर क्या है? कंपनी इन्वेस्टर को हिस्सेदार बना दे कंपनी का, शेयर हिस्सेदार बना देता है, डिबेंचर हिस्सेदार नहीं बनाता। डिबेंचर कहता है पैसा दिया है सूद मिलेगा, मालिक नहीं हो तुम कंपनी के। मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। और यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई डिबेंचर यानी बॉन्ड यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर्स। लिक्विडेशन कहते हैं कंपनी के बंद होने को, लिक्विड कहते हैं बेच देना। कंपनी को बेच दिया, कंपनी बंद हो गई, कंपनी खत्म हो गई, उस मौके पर जो शेयर होल्डर को पैसे दिए इसको लिक्विडेशन कहते हैं। ठीक हो गया सर? सर पैसा कब आएगा? जब कंपनी जाएगी। कंपनी को डिसॉल्व किया, कंपनी खत्म की, पैसा आ गया। 4 बातें हो गई। बात नंबर 1 एसेट दे दिया शेयर होल्डर को। बात नंबर 2
डिवेंचर दे दिया, बॉन्ड दे दिया शेयर होल्डर को। बात नंबर 3, कंपनी बंद हो रही है उस मौके पर जो तकसीम किया शेयर होल्डर को। बात नंबर 4, रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या है? कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करती है तो पैसे लेती है, शेयर्स देती है, ऐसा ही होता है। कंपनी जब शेयर कैपिटल वापस लेती है तो शेयर्स वापस लेती है, पैसे देती है। यार मेरी बात समझ आ रही? इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जब कंपनी शेयर्स वापस ले लेती है, शेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर शेयर होल्डर में जो तकसीम किया गया वो भी डिविडेंड है। 4 बातें आपकी समातों की नजर कर चुका हूं, ठीक हो गया? 5वीं बात, लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर। लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर। अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो टैक्स वाले इसको डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अब ये सच्ची मुच्ची का डिविडेंड नहीं है। मैं एसबीआई का शेयर होल्डर हूं, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था। मैंने एसबीआई को कहा मुझे 1 लाख दे दो। एसबीआई ने मुझे लोन के तौर पे 1 लाख दे दिया, यानी मैं जिस इदारे का शेयर होल्डर हूं उस इदारे ने मुझे अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया। टैक्स वाले इसको डिविडेंड ट्रीट करेंगे। लोन और एडवांस गिवन बाय प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो लोन या एडवांस दिया है वो क्या है? वो डिविडेंड। लेकिन ये किस कंपनी की बात करें? प्राइवेट कंपनी की बात करें। शाबाश। अब जो लोन मुझे मिलेगा, अब इसे क्या ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। एसबीआई वाले ने 1 लाख रुपया मुझे देना था, टैक्स वालों ने कहा ये डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब ये है कि एफटीआर है। एफटीआर का मतलब है एफटीआर वाले सारे असूल लागू होंगे, यानी टैक्स कट के मिलेगा। मुझे पता है कितने पैसे मिलेंगे? 85,000 मिलेगा, टैक्स कट के मिलेगा। हाँ, पे कितना करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है? आगे आ रहा है, मैं थोड़ी सी बेस बना दूं फिर बताऊंगा। सर जी 5वीं बात, अगर प्राइवेट कंपनी यानी एसबीआई, शेयर होल्डर यानी अली इमरान, अगर एसबीआई अली इमरान को लोन देगी तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड का असूल यह है कि टैक्स काट के देना है। 1 लाख रुपया मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा? यार समझ आ रही है? 6ठी बात, अगर शेयर होल्डर के फायदे के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है, शेयर होल्डर के बिहाफ पर शेयर होल्डर के फायदे के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसे भी डिविडेंड समझा जाएगा। अगर शेयर होल्डर के बिहाफ पर और शेयर होल्डर के फायदे पर कोई खर्चा किया जा रहा है उसे भी अमाउंट एक्सपेंडेड बाय प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, ये भी डिविडेंड। अगर प्राइवेट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी किसी शेयर होल्डर के बिहाफ पर खर्चा करे तो वो भी डिविडेंड है। फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, काम कहाँ कर रही है? पाकिस्तान में कर रही है। अगर कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी डिविडेंड समझा जाएगा।
उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी डिविडेंड समझा जाएगा। हर चीज जिसको डिविडेंड समझा गया याद रखना। FTR है, FTR का मतलब वो सारे असूल जो 4 बार पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, कंपनी की सेल होती है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड लेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड लेस होने के बाद जीपी आता है, उसके बाद एक्सपेंस लेस होता है, एक्सपेंस लेस होने के बाद एनपी आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसमें से टैक्स लेस हो जाए, नेट प्रॉफिट में से टैक्स लेस हो जाए तो इसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड है। फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड है। और सर इन सारी बातों के सर पे एक बात है सबसे ऊंची, वो ये कि जनाब डिविडेंड किस हद तक होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की हद तक डिविडेंड होगा, इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स की हद तक डिविडेंड होगा। इससे ज्यादा अगर कुछ तकसीम किया है तो वो डिविडेंड नहीं होगा। आपको मिसाल देने लगा हूं, 1 लाख रुपए का लोन मैंने एसबीआई से लिया, एसबीआई का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही 80,000 था, तो 1 लाख की अमाउंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा बल्कि 80,000 की अमाउंट को डिविडेंड समझा जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? वो कह रहा है कि डिविडेंड मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की हद तक होता है, रिटेन्ड अर्निंग तक होता है। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन must be up to the extent of accumulated profits possessed by the company at the date of distribution. Possessed by the company at the date of distribution. जिस दिन तकसीम किया उस दिन जितना accumulated profit था उसकी हद तक जो तकसीम किया गया वो डिविडेंड है, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं होगा। आपके पास पैसा ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही 80,000 है, आपने अली इमरान को 1 लाख दे दिया तो भाई 80,000 को डिविडेंड मानो, 1 लाख पूरे को डिविडेंड ना मानो। फिर 80,000 का 15% काट के अदा करेंगे। और यार मेरी बात समझ आ गई है? बात यहां पर खत्म नहीं हुई, लेकिन वक्त यहां पर रुक गया, यहां पर रोक देता हूं। डिविडेंड क्या है मैंने ये पढ़ा दिया, इसकी एक्सेप्शन क्या है ये भी पढ़ाऊंगा। ये आपने एक सवाल किया था बेटे, इंशाल्लाह वो भी कल ये आएगा। ये भाई ने बात ठीक किया कि डार फॉल का बता दें, तो भाईजान ये 7 चीजें थी। सर डार फॉल जो है इसका एक निमोनिक बनाया ताकि याद रहे। डी फॉर डिवेंचर्स, ए फॉर एसेट ऑफ कंपनी, आर फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एफ से फॉरेन कंपनी, ए से अमाउंट एक्सपेंडेड बाय प्राइवेट कंपनी। पहला एल लिक्विडेशन, दूसरा है लोन और एडवांस। तो भाई ये डार फॉल असल में निकला पता है किधर से था? यार वो इसहाक डार जब आता है ना तो डॉलर गिर जाता है, तो वो डार फॉल वहां से निकला था। जब मैंने बनाया था तब तो उस बार तो वो ये मैंने बनाया था निमोनिक 2000 शायद 16-17 में, उस वक्त वो आया था और डॉलर गिर गया था तो ये निमोनिक बना दिया। फिर उसके बाद अभी आया है 1.5 साल पहले, वो आया डॉलर फिर भी नहीं रुका। और सर समझ आ रही है? लेकिन अब ये निमोनिक बना हुआ था तो मैंने कहा छोड़ो, ठीक हो गया सर। डार फॉल यहाँ से याद रखिएगा, 7 पॉइंट क्रैम करने। आज फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड, ये पेमेंट्स डिविडेंड नहीं होंगी। रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात कल हुई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। रिडक्शन ऑफ कैपिटल में ये बात हुई थी कि आपने कोई पैसा जो है वो आपने जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो पैसे वसूल करती है और शेयर्स देती है। जब कंपनी शेयर वापस लेती है तो शेयर ले लेती है, शेयर वापस लेती है तो शेयर ले लेती है और पैसे दे देती है।
तो भाई रिडक्शन ऑफ कैपिटल कब होती है? जब कंपनी शेयर वापस ले ले और पैसे दे। ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है। एक ही बात है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। भाईजान ये सारी बात आ, अब 1 2 3 4 5 6 7 डार फॉल, डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, या एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मनी, या आर है रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी, या एफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, और फिर ए है अमाउंट एक्सपेंडेड बाय प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। फर्स्ट एल इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सेकंड एल इज लोन गिवन बाय प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। यार ये सारी बातें समझ आ गई हैं? ये सब डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है ये पढ़ा दिया, डिविडेंड की एक्सेप्शंस। 4 एक्सेप्शंस। उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। पहला, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। सर जी रेमिटेंस, पैसे वापस भेजना, किसके? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के। कौन भेज रहा है? फॉरेन कंपनी भेज रही है, ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। ये आपने पता पड़ा है अभी, फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड होता है, यस और नो? अब जब फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड होता है, ये बात समझ आ गई। ये जब कानून बना तो जनाब आपकी पाकिस्तान में पार्को और ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की कंपनी थी, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कहा हम जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा भाईजान जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली कंपनी है उनका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। यार एक्सेप्शन है ना, यानी ये 4 चीजें डिविडेंड नहीं समझी जाएंगी। इसमें चौथी चीज ये, तीसरी, सब्सिक्वेंट डिविडेंड if the payment is set off against the loan already treated as dividend. Subsequent dividend, अगर मैंने SBI से लोन लिया था, मैं शेयर होल्डर था SBI का, मैंने SBI से लोन लिया, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मेरा लोन लेना डिविडेंड समझा जाएगा, ये बात हुई थी। लेकिन SBI ने मुझे लोन दिया ₹1,00,000 का, सर जी देखिएगा, अगर SBI ने मुझे लोन दिया, ये लोन कौन सा था? सर मैं शेयर होल्डर था और SBI क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। अगर प्राइवेट कंपनी ने मुझे लोन दिया तो टैक्स वाले इसको क्या ट्रीट करेंगे? डिविडेंड ट्रीट करेंगे, जिसका मतलब है 15,000 टैक्स काटने के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सर जी इसके बाद वो कहते हैं अगर सचमुच में डिविडेंड मिल गया, ये तो लोन को डिविडेंड ट्रीट किया था ना, इसके बाद सचमुच में डिविडेंड अनाउंस हो गया, कितने का? 50,000 रुपए का, तो फिर SBI वाले मुझे डिविडेंड नहीं देंगे और ये जो ₹1,00,000 मुझसे लेना था उसको एडजस्ट करेंगे, यस और नो? अगला पॉइंट, अगर सब्सिक्वेंटली SBI ने
मुझे डिविडेंड अनाउंस कर दिया मेरे लिए 1 लाख रुपए का, तो एसबीआई मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड नहीं देगा, बल्कि ये वाला लोन क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। यार जाहिरी बात है, अगर मैंने उससे लोन लिया था, बाद में डिविडेंड मिलना था, तो वो मुझे क्यों डिविडेंड देगा? वो कहेगा भाईजान आपने हमारे देने थे ना, एडजस्ट हो गए। ऐसे ही होता है ना। तीसरी बात सुनो, एसबीआई ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया 1.5 लाख का, मैंने लोन कितना लिया हुआ था, 1 लाख, एडजस्ट होने के बाद बकाया कितना रह गया? यार मेरी बात समझ आ रही? ये जो 50,000 रुपया रह गया, इसको डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। इस 50,000 को डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। अब ये 50,000 मुझे नहीं मिलेगा, क्यों? 15% टैक्स कटेगा, कितना होगा? 7,500। मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 42,500। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये है असल पॉइंट। ये एक पॉइंट डिस्कस करने की सारी बात है कि ये वाला पॉइंट बस डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई अगर एक्सेप्शन टू डिविडेंड डिस्कस कर रहा था, अगर मैंने लोन लिया जिसको डिविडेंड ट्रीट किया गया था और बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया या अनाउंस हो गया, तो भाईजान वो वाला डिविडेंड जिस हद तक एडजस्ट हो सकेगा एडजस्ट होगा। अगर एडजस्टमेंट से ज्यादा होगा तो उससे डिविडेंड ट्रीट करेंगे, लेकिन इस 50,000 या लाख रुपए को डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, चूंकि ये तो इस लोन के साथ क्या हो रहा होगा, एडजस्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया सर जी? अगर कोई बंदा लोन, अगर कोई शेयर होल्डर लोन लेता है, अगर कोई शेयर होल्डर लोन लेता है किसी अपनी कंपनी से, या शेयर होल्डर लोन लेता है ऐसी कंपनी से जो कि जिसका काम ही लेंडिंग मनी है, जिसका काम ही उधार देना है, जिसका काम ही लोन देना है। एक बंदा है वो बैंक, मैं मिजान बैंक का शेयर होल्डर हूं, मैं मिजान बैंक से लोन लेता हूं, तो क्या मिजान बैंक जो लोन मुझे देगा उसे डिविडेंड समझा जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसका काम ही लोन देना है। अगर उसने शेयर होल्डर को लोन दिया तो क्या गुनाह किया? और सर समझ आ रही है? ये तीसरी बात है। तो भाई चौथी बात, तीसरी बात और दूसरी बात, ये 3 बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और अब आखिरी बात पढ़ाने लगा हूं जो ज्यादा क्रूशल है। उसको डिविडेंड कंसीडर पुराना ही कर लिया हुआ, जब वापस करेंगे तो क्या होगा? आगे आ रहा है, सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैंने ये बताना है कि सरप्लस एसेट्स क्या होते हैं। डिस्प्ले क्लियर आ रहा है भाईजान? सरप्लस एसेट्स क्या होते हैं? जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो मिसाल के तौर पे कंपनी के एसेट्स थे 10 लाख के, 1 मिलियन के, कंपनी की लायबिलिटीज थी 8 लाख की, पीछे कितना रह गया? ये एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देंगे, ये जो आएगा ये क्या होगा? सरप्लस एसेट। और ये सरप्लस एसेट्स किसको मिलते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलते हैं। यार ये तो असल मालिक को मिलते हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलते हैं। और किसको नहीं मिलते? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलते हैं। और किसको नहीं मिलते? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते। और किसको नहीं मिलते? डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलते।
भाईजान इन दोनों को मालिक नहीं समझा जाता, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मालिक समझा जाता। अब मेरी बात सुनना, सरप्लस एसेट क्या होता है पढ़ा दिया, सरप्लस एसेट के लिए हकदार कौन होता है ये भी बता दिया, कौन नहीं होता ये भी बता दिया। अब पॉइंट समझो, वो कहते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस मौके पर, लिक्विडेशन के मौके पर। अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस मौके पर, लिक्विडेशन के मौके पर, या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के मौके पर, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर। अगर इन तीन मौकों पर तकसीम किए गए हैं पैसे ऐसे लोगों को जो सरप्लस एसेट के हकदार नहीं है, तो उससे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। आसान अल्फाज में डिविडेंड सिर्फ तब समझा जाता है जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कुछ दिया जा रहा हो। अगर लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर उन लोगों को पैसे दिए जाएं जो सरप्लस एसेट्स के हकदार ना हो, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को पैसे दिए जाएं, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। तो यार मेरी बात, ये लाइन जो सबसे पहले लिखी हुई ये टेढ़ी लाइन है थोड़ा, इसको एक बार ये चारों बातें पढ़ें और मुझे बताएं आप समझ आइए, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूं जी। ऑर्डिनरी को दिया जाएगा तो वो तो डिविडेंड होगा, ऑर्डिनरी के अलावा इनको दिया जाएगा तो वो डिविडेंड नहीं होगा। यही तो बात कह रहे हो। पॉज कीजिएगा सर जी। फोर्थ वाला पॉइंट, इसकी डिमांड आई है सर। फोर्थ वाले पॉइंट का मतलब है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी ऐसी फॉरेन कंपनी का है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी ऐसी फॉरेन कंपनी का है जिसका काम क्या है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऐसी कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड हर फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड समझा जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली फॉरेन कंपनी है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। एक बात समझ लो, जो फॉरेन कंपनी होती है ना, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अपने मुल्क भेज देती है। ये जो अपने मुल्क में भेजना है इसको कहते हैं रेमिटेंस। अब जब ये अपने मुल्क भेजेगी तो टैक्स वाले दरमियान में क्या करेंगे, इसको डिविडेंड ट्रीट करके पैसे काट लेंगे, टैक्स काट लेंगे। हाँ, अगर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन वाली कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने मुल्क वापस भेजेगी तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अच्छा जरा एक बात समझिए, रूल्स क्या होंगे? व्हाट आर द रूल्स? किस चीज के रूल्स? डिविडेंड के। सर जी डिविडेंड क्या आइटम है? तो एफटीआई वाले रूल होंगे। पहली बात, ग्रॉस बेस पर डिविडेंड लगेगा, ग्रॉस बेस पर डिविडेंड लगेगा। दूसरी बात, टैक्स डिडक्शन होगी, टैक्स कट के पैसे मिलेंगे। ठीक हो गया। तीसरी बात, जो टैक्स कटेगा वो, यार ये सारी तो आम सी बातें हैं, आपको पहले ही पता है। असल बात तो बताने के लिए मैंने आपको ये सारी रहमत दी है। आपने भी कल सवाल किया था, आज भी एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर वो पैसे वापस करेंगे तो क्या होगा। 100 रुपये नहीं, 1 लाख रुपए का डिविडेंड, अब अल्लाह खैर करे दोबारा कहने लगा, 1 लाख रुपए मैंने लोन एसबीआई से लिया, एसबीआई ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया है। एसबीआई एक प्राइवेट कंपनी है
और अली इमरान उसका शेयर होल्डर है, लेट्स से, इसको क्या ट्रीट करेंगे? डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अब मैंने क्या किया? रीपे कर दिया। कितने पैसे रीपे करूंगा सर? 1 लाख रुपया। कितने पैसे रीपे करूंगा? 1 लाख रुपया रीपे करूंगा। 1 लाख रुपया रीपे करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर जी आपको लाख रुपया तो नहीं मिला, आपको तो 15,000 टैक्स कटने के बाद कितना मिला था? 85,000 मिला था। अब कितना मिल रहा है? अब आपको वापस अदा करने के लिए कहा है तो एसबीआई कहता है भाई हमने तो लाख दिया था, मैं तो लाख वापस करो। आप कहेंगे भाई मुझे तो 85,000 मिला था। उन्होंने कहा भाईजान जो 15,000 रुपए टैक्स डिडक्शन हुई थी, हमने आपको पढ़ाया रिसीट ऑफ इनकम में, जब वो टैक्स अंडर लॉ काटा गया तो समझा जाएगा वो मैंने वसूल किया। यार ये बात पढ़ाई थी। अब वो जो 15,000 रुपए जो एसबीआई ने टैक्स वालों को दिए हैं तो समझा जाएगा वो किसने वसूल किए हैं? मैंने वसूल किए हैं। अब मैं 1 लाख वापस करूंगा एसबीआई को तो मुझे तो 15,000 का नुकसान हो गया ना। वो किधर से मैं जाके वापस लूं? वो कहता है एफबीआर कहता है हमारे पास आ जाओ, वापस ले जाओ, रिफंड ले लो। जब उसने कहा रिफंड, मैं तड़प गया। मैंने कहा खुदा के बंदे, तुमने तो पहले पढ़ाते हुए कहा था एफटीआर में रिफंड नहीं होता। बात समझ आ रही है ना? मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हो, रिफंड ले लो। उसने कहा ये कौन सा सचमुच का डिविडेंड था? ये ट्रीटेड एज, ये तो लोन था ना, सचमुच का डिविडेंड तो नहीं था। तो ये तो ट्रीटेड एज डिविडेंड था। आपने वाकई लो, हमने तो एहतियात की थी। आपने अगर वाकई लोन वापस कर दिया तो वाकई आके हमसे टैक्स का रिफंड ले लो। यार मेरी बात समझ आ रही है? 4 बातें ये लिखी हुई। आपने बेटे पॉइंट पूछा था, क्लियर हो गया? कल ये वाली बात आपने पूछी थी, आपने पूछी थी कल ये वाली बात नहीं? अल्लाह पाक शुक्र, आपने तो पूछा। एक स्टूडेंट ने और पूछा, मुझे लगा इन्होंने नहीं पूछा। बहरहाल क्लियर हो गया? एक बार पढ़ लीजिए भाई। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हैं? यार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एक ही बात काम की है, बाकी इसको ये एग्जामिनेबल नहीं है। एक ही बात काम की, भला क्या? वो बात ये है accumulated profits 1, 2 and 5 of the dividend for the purpose of clause 1, 2 and 5 of dividend। वो कहते हैं accumulated profit जब डिविडेंड देंगे उस दिन का बैलेंस लेंगे। क्या मतलब? वो आपको सवाल में कहता है ईयर एंड पर accumulated प्रॉफिट था 3 मिलियन और डिविडेंड दिए हमने 1/1/2022 को। उस वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 4 मिलियन। तो हम 4 मिलियन कंसिडर करेंगे, जिस दिन डिविडेंड दिया है उस दिन का बैलेंस कंसिडर करेंगे। ये मेन बात है इसमें, लेकिन ये एग्जामिनेबल नहीं है। सर बिला आखिर हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पर स्टोरी आनी थी। हैं? लो सर, पढ़ाने लगा हूं फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फी फॉर टेक्निकल सर्विस। इस बात को समझाने के लिए एक स्टोरी आपको सुनाता हूं मैं। और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कुछ अर्सा पहले है रियल स्टोरी, इसे मैं बहुत बार सुना चुका हूँ और यही सुनाता हूँ। और हर बार एक ही स्टोरी इसलिए होती है क्योंकि है ही सच कि 2014 में मैंने एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस किया था। वो तकरीबन 34 फुट की लंबी मशीन होती है
और वो एक वक्त में 6 सूट कढ़ाई करती है, लेडीज सूट जो कढ़ाई नहीं हुए होते, जिसको चिकन कहते हैं या जो बरीजे है, वो कढ़ाई जो लेडीज सूट होते हैं उसकी बात करूं, वो एक वक्त में 6 सूट इस वो होते थे, कढ़ाई होते थे। इसलिए तो बाद में हो गया। अच्छा ठीक हो गया। वो मैंने उसकी मशीन खरीद ली, 30 लाख रुपए की एक मशीन थी, 2 मशीनें खरीदी 60 लाख रुपए की। ठीक हो गया। हमारे एक पार्टनर भी थे, उनकी मशीनें भी थी, और वो मशीनें हम एक जगह पर रखी और वो काम चल रहा था उस पर। एक दिन क्या हुआ, वो मशीन में मैं आपको बताऊं, एक दिन में तकरीबन 10,000 रुपये, असल में एक शिफ्ट होती थी, वो 24 घंटे चलती थी, तो एक शिफ्ट में तकरीबन 10,000 रुपये जो है वो अर्निंग होती थी। तो 2 शिफ्ट में तकरीबन वो 20,000 रुपये की अर्निंग होती थी उसमें। तो 8 से 8 शिफ्ट होती थी, सुबह 8 से रात 8, फिर रात 8 से लोग पकड़ते थे, वो सुबह 8 तक करते थे। हम दरमियान में 9-10 बजे चले गए, शाम को 4 बजे 5 बजे आ गए कि यार ध्यान ना चलाना, बस ठीक है, खुद वापस आ गए। तो भाई वो मशीन बड़े अच्छे से चल रही थी, सब चीज़ ठीक थी, नई मशीन थी। उस मशीन में ना एक फॉल्ट पड़ गया, वो मशीन बंद हो गई। हमने जिन लोगों से मशीन खरीदी थी उन्हें बुलाया कि भाई चेक करो, 1-2 और इंजीनियर्स को बुलाया, वो मशीन किसी से ठीक ना हो। अब चूंकि वो मशीन में हमारा रोज़ का 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो हमें बड़ी टेंशन थी कि यार आज 4 दिन हो गए हैं, 80,000 रुपये का नुकसान हो गया। हमने कहा यार जो है जैसे है इसको ठीक करो। हम कंपनी वालों से बात की, उन्होंने कहा भाई बंदा जो है ना वो बड़ा महंगा है, वो बाहर से आएगा, वो जो मशीन बनाने वाले लोग हैं ना, जो कंपनी है चाइना की, SWM कंपनी का नाम था, उसी कंपनी का इंजीनियर आया ना, वो ठीक करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, वो ठीक कर ले। उसको कहा कि भाई तुम आ जाओ, उससे फ़ोन किया तो उसने कहा भाईजान मैं 5 लाख रुपया लूँगा। अब हमने कहा यार अजीब बात है, 30 लाख की मशीन है, ये मतलब मशीन ठीक करने का इसने 5 लाख ही मांग ली। अब चूंकि हर दिन गुजर रहा था और नुकसान बढ़ रहा था, हमने कहा यार जाओ आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी, टाइम ना वेस्ट करो। खैर वो बंदा आ गया, उसके हाथ में ना कोई पेचकस की तरह की कोई चीज़ थी, वो ऐसे आया, उसने मशीन को जब हमने कहा ऑन करें, ऑन किया तो वो चली नहीं, उसने साउंड देखा, एक ख़ास जगह पर जाकर उसने ऐसे किया, मशीन ठीक हो गई। अब हमने 5 लाख रुपया देना, हम कहें ठीक करो यार जिस तरह वो कह रहे ठीक है, हम कहें यार इसके साथ जुड़े रहो, कोई 4-5 दिन 6 दिन मेहनत करो, मशीन ठीक हो, हमें भी खुशी हो कि यार इसने मेहनत की। अब इसने ये जो हल्का सा औजार एक जगह पे लगाया, मशीन ठीक हो गई, ये अजीब बकवास है। अब उल्टा खुशी होने की बजाय परेशानी हो गई कि यार इसको 5 लाख किस चीज़ का देना है। बहरहाल उसने जनाब कहा कि मैं 2 दिन इधर ही हूँ, आपकी मशीन अब ख़राब नहीं होगी, अब ख़राब होगी तो 2 दिन मैं इधर हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा। हमने उसको कहा कि चलो ठीक है, अब क्या करें। 2 दिन देखा, कोशिश की दोबारा ख़राब हो जाए मशीन दोबारा ख़राब नहीं हुई। हमें समझ आ गई कि यार ये मशीन ठीक हो गई है। अब कोई टेक्निकल फॉल्ट था, वो उसे पता था, हमें नहीं पता था। हमने बहरहाल चेक चुक किया, भाई हर चीज़ ठीक है, वो बंदा जो है वो चला गया। ये जब उस बंदे ने काम किया और वो चला गया तो उसने कहा भाई पैसे, हमने उसे पता है कितने पैसे दिए हैं। ये जो पैसे उसने लिए थे ना, ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस थी, टेक्निकल सर्विस। अब हमने जो पैसे उसको दिए हैं वो पूरा 5 लाख नहीं दिया। आप लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन रेजिडेंट की फी फॉर टेक्निकल सर्विस FTR आइटम होती है। FTR आइटम पे टैक्स कट के पैसे मिलते हैं।
तो 5 लाख पे 15% टैक्स काटा और 4,25,000 रुपये उसको दे दिए और 75,000 रुपये का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को मैंने जमा कराया। और यार मेरी बात समझ आ रही है? ये है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। वो जब बंदा, हमने सोचा यार हमारे पास अब वक्त गुजरा, हमारे पास 11 मशीनें होंगी, हमने उस बंदे का एक काम करो, तुम हमारे पास नौकरी कर लो, तुम हमारे पास आ जाओ और नौकरी कर लो। वो बंदा कहता है, वो बंदे को बड़ी खुशी भी कि यार उधर तो चाइना में तो मुझे कोई बंदा कुछ समझता नहीं है, इधर मेरी बड़ी इज्जत आओ भगत हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो कहता है कि जनाब चलो मैं आ जाता हूँ। उसके साथ तनख्वाह तय हो गई 8 लाख रुपए महीने की। अब हमारे पास चूंकि 11 मशीनें थी तो वो बंदा यहाँ पे रहने लग गया और सारी मशीनों की लुक आफ्टर करने लग गया, पर मंथ सैलरी लेने लग गया। ये जो वो सैलरी ले रहा था, ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी आना था और ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होनी थी। कुछ अरसे बाद उसने क्या किया, वो ना हर रोज वॉक करने पार्क जाता था, वहां पर और भी कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले लोग आए होते थे। उसने कभी किसी के साथ सलाम दुआ कर, कभी किसी के साथ कर, उसने अपना एक ताल्लुक बना लिया। और एक दिन हमें आके कहता है कि क्या आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, मैंने अपनी कंपनी खोल ली है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है भाई मैं चाइना का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली है। अब आपको इस लफ्ज़ का पता ही है क्या होता है, अपना दफ्तर बना लिया है मैंने। मेरा 15 फैक्ट्री वालों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो मुझे महीने का लाख रुपया देंगे। अगर उनकी मशीन खराब हुई तो मैं उनको उनकी मशीन ठीक कर दूंगा। अब महीने का लाख रुपया हम मुझसे ले रहा था 8 लाख, अब वहां पर महीने के लाख रुपए के 15 बंदे जुड़ गए, उसका कितना बन गया? 15 लाख। तो वो 15 लाख रुपए को उसने सेटअप कर लिया, अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली, अपना ऑफिस बना लिया उसने। अब यहां पर वो बंदा जो नॉन रेजिडेंट था, वो जब फी फॉर टेक्निकल सर्विस लेता था तो वो क्या होती थी? एफटीआर होती थी। अब जब उसने सैलरी लेनी शुरू कर दी तो वो क्या हो गई? एनटीआर हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जब उसने अपना दफ्तर खोल लिया और सर्विस देने लग गया, यानी नॉन रेजिडेंट बंदा जब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना लेता है और फिर उसके बाद सर्विस देता है तो वो एफटीआर नहीं होती बल्कि एनटीआर होती है। और वो किस हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाती है। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये असल स्टोरी है। स्टोरी मैंने आपको सुना दी और अब टारगेट सिर्फ ये है, मैं इसको अपनी सारी स्टोरी को इसके साथ लिंक कर दूं कि भाईजान जो स्टोरी सुनाई है उसका एक मकसद था। लो सर, ऑल कंसिडरेशन, एनी कंसिडरेशन, वेदर पीरियोडिक हर महीने ले रहा है या लमसम साल के इकट्ठे ले रहा है, किस चीज के? मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज के, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या शामिल नहीं है? पॉइंट नंबर 1, अगर कोई सर्विस है असेंबली की, कंस्ट्रक्शन की, कोई ठेके का काम है तो वो इस फी फॉर टेक्निकल सर्विस में शामिल नहीं है। या वो कोई अंडर द हेड सैलरी को पैसे ले रहा है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस में शामिल नहीं है। क्या शामिल है? कोई भी पैसे, चाहे पीरियोडिक हो चाहे लमसम हो, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस के हवाले से हो तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस होगा। डन हो गया सर जी? भैया वो पीरियोडिक, अब मुझे वो कह रहा है 5 लाख दे दो या मेरी उससे एग्रीमेंट है लाख रुपए की, लेकिन उसने दफ्तर बना लिया है। अच्छा वो इसकी बरक्स, वो अगर महीने के महीने 5 लाख रुपए का काम 3 माह में करना था और वो हर महीने के महीने 1.5 लाख रुपया ले रहा है तो ये भी पीरियोडिक है, लेकिन ये सैलरी थोड़ी है। सैलरी तो नौकरी करने के एवज पैसे मिले तो सैलरी होती है। ठीक है सर जी,
अब इस पे टैक्स की स्टोरी सुनना। पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी, रॉयल्टी की बात मैंने भी नहीं की, मैं फी फॉर टेक्निकल सर्विस की बात कर रहा हूं, जो कि नॉन रेजिडेंट वसूल करेगा तो वो क्या है, एफटी। यार पता है ना 5 लाख पूरा नहीं दिया, 15% टैक्स कटने के बाद 4.25 दिया है। द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, और ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस के हवाले से। वेयर द सर्विस इज गिविंग राइज टू द फी are rendered through a permanent establishment in Pakistan of the। सर जी अगर कोई बंदा रॉयल्टियां फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है किसके जरिए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाकर, तो वो एफटीआर नहीं होगा बल्कि एनटीआर होगा। अगर कोई बंदा रॉयल्टियां फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है जो एग्जेम्प्ट है, तो भी जाहिर बात है वो एफटीआर नहीं होगा, बल्कि वो तो किसी हेड में, यानी वो तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर कोई बंदा फी फॉर टेक्निकल सर्विस ले रहा है और वो बंदा नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाकर ले रहा है, तो वो एफटीआर नहीं होगा बल्कि एनटीआर होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा। यार मेरी बात समझ आ गई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी रॉयल्टी आज हमने पढ़ना है, रॉयल्टी और उसकी टैक्सेबिलिटी। अच्छा जी असल में होता ये है कि मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स पिच करता हूं जिसके बाद आपको समझ आएगा कि रॉयल्टी क्या है और फिर उसकी टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे। सर जी एसबीआई एक इदारा है, इस्लामाबाद से एक कॉलेज वाले हैं और हमें कहते हैं कि एसबीआई की एक ब्रांच हमें उधर दे दें। हमने कहा ठीक है, आप हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नाम का बैनर लगा सकते हैं, हम आपको प्रॉपर प्रोसीजर पॉलिसीज भी सारी बताएंगे, आप सारी वो एसओपीज हमारे फॉलो कर सकते हैं, हम आपसे पर स्टूडेंट 12% चार्ज करेंगे। ये जो 12% चार्ज कर रहे हैं हम उनसे पर स्टूडेंट, ये इसको रॉयल्टी कहते हैं। मैंने किताब लिखी है, किताब पर मेरा राइट है, वो मेरी किताब है, मैंने पब्लिशर को दी कि भाई तुम बेच लो, वो कॉपियां कर कर के बेची जा रहा है, पर बुक एक छोटी सी अमाउंट मुझे आती है, वो रॉयल्टी है। एक बंदे ने बल्ब बनाया है, बल्ब बिजली 3 गुना कम लेता है और रोशनी 3 गुना ज्यादा करता है। फिलिप्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जितने बल्ब वो बनाएंगे पर बल्ब 8 रुपए उसको मिलेंगे। ये जो पैसे वो वसूल कर रहा होगा वो रॉयल्टी। फिर उसके बाद चौथी बात, एक बंदे ने रेसिपी बनाई है चिकन तंदूरी बड़ी जबरदस्त, वो रेसिपी उसने बना ली, रेसिपी बना के वो सीधा केएफसी वालों के पास गया कि जनाब ये मेरी रेसिपी आप लें, इसकी डील बेचें, ये बहुत अच्छी। केएफसी वालों ने भी खा के कहा कि बहुत अच्छी है। अब ये बात है कि जितनी डील्स बिकेंगी उतने उसको फायदा होगा। ये जो बेसिकली बात है, ये भी वो बंदा जो पैसे लेगा वो भी रॉयल्टी कहलाता है। तो यार मेरी बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें रॉयल्टी कहलाती हैं। अब अगले नंबर पे बात आ गई, बरारुल हक ने गाना बनाया, इंडियन ड्रामे में वो गाना इस्तेमाल हो रहा। अब बरारुल हक ने उन पे केस कर दी कि मेरे से पूछे बगैर मेरा गाना इस्तेमाल कर रहे हो। वो बरारुल हक ने यही उन्हें कहा कि इस पर मेरी रॉयल्टी बनती है, वो रॉयल्टी मुझे दे। वो सर समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें रॉयल्टी की डेफिनेशन में आती हैं। और रॉयल्टी बाज़-औक़ात लमसम भी होती है और बाज़-औक़ात पीरियोडिक भी होती है। जब आपका गाना चलेगा तब आपको पैसे आ जाएंगे, या एक गाना उन्होंने पक्का ही खरीद लिया, अब जितनी बार मर्जी चले। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो रॉयल्टी बेसिकली अमाउंट है, चाहे वो पीरियोडिक मिल रही हो या लमसम मिल रही हो, किसके एवज कंसिडरेशन, यानी किसके एवज। इसका जवाब है कि भाई यूज और राइट टू यूज एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और एनी अदर लाइक प्रॉपर्टी। भाईजान किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के एवज सीक्रेट फार्मूला है, प्रोसेस है, डिजाइन है, पेटेंट है, इसके हवाले से
use or right to use any copyright of a literary, artistic or scientific work, including films or videotapes, for use in connection with the television or tapes in connection with the radio broadcasting, but shall not include consideration for the sale, distribution or execution of cinematograph films. सर जी, आपने कोई किताब लिखी है, आपने ये वो नहीं करते, फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन लगाते हैं जहाँ पे कोई आर्ट वर्क देख सकते हैं। अब एक इदारा आपको कहता है कि जी हमें अपना आर्ट वर्क दिखाएं, हमने एग्जीबिशन लगानी है और हम उसमें से आपको जो पैसे देंगे उसके बस वो रॉयल्टी होगी। तो भाई आर्ट वर्क है, लिटरेरी वर्क है, साइंटिफिक वर्क है, कोई भी काम है, फिल्म या वीडियो टेप्स है, टेलीविज़न के हवाले से या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से तो वो रॉयल्टी होगा। लेकिन जहाँ पर ये पैसे सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स की, बस सिनेमा वाली फिल्मों की जो बात है, उसके जो पैसे होते हैं वो रॉयल्टी नहीं होती, वो रॉयल्टी नहीं होती। सर जी अगले नंबर पे रिसीट और राइट टू रिसीट एनी विजुअल इमेज और साउंड। सर जी जिन जिन लोगों के यूट्यूब तो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं, बल्कि अब तो किसी भी बंदे से पूछो। पिछले दिनों एक बच्चा मुझे मिला, मैंने कहा कौन सी क्लास में, कहते 5 क्लास में। मैंने कहा और क्या करते, कहते मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो अब तो यूट्यूब चैनल सारे छोटे बड़े लोग बनाते ही हैं। तो अब जो लोग बड़े स्केल पर आ जाते हैं ना यूट्यूब के, वो फिर बड़ी एहतियात से कंटेंट यूज़ करते हैं। वो कहते हैं हमारा अपना कंटेंट हो, हम किसी से कॉपी ना करें। कोई भी बंदा उठता है वो कहता है मेरी तस्वीर लगा दी, ये मेरा स्टाइल था, ये मेरी आवाज़ थी, मुझे इसकी रॉयल्टी दो। तो भाई आप वीडियो, आप विजुअल इमेज या साउंड या बोथ ट्रांसमिट हो रहा है सैटेलाइट के जरिए, केबल, ऑप्टिक फाइबर, सिमिलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जनाब वहाँ पर उसके बाद से जो पैसे लें वो भी रॉयल्टी है। सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज। सर जी असल बात यह है कि आप कोई भी, आपके पास नॉलेज है, कोई स्किल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे टेक्निकल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, उसके हवाले से जो बेनिफिट है वो भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है। यूज़ और राइट टू यूज़ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट। और उसके बाद आगे सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडरी टू and is furnished as a mean of enabling the application or enjoyment of any such property or right as mentioned above. सर जी ancillary कहते हैं सपोर्टिंग। मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कराने से ये वीडियो बिकती है, इसके जो बच्चे देखते हैं उससे फी ली जाती है, उसमें से रॉयल्टी मुझे मिलती है। ठीक हो गया। मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा रहा, मैंने इन लोगों को ये भी बताया कि कैमरा कौन सा लें, इन लोगों को ये भी बताया कि वीडियो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करनी है, और इन लोगों को ये भी बताया कि किस जगह पर इस वीडियो को अपलोड करें ताकि लोग उसे देखें और वो कॉपी ना हो सके। ये जो एडिशनल नॉलेज मैंने इन लोगों को दिया उसके एवज में पैसे ले रहा हूँ। जो पैसे मैं ले रहा हूँ वो भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। यार में ये जो कहते हैं ना सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी, सपोर्टिंग एंड सब्सिडी, उसके मातहत है। एंड इज फर्निश्ड एज अ मीन ऑफ अनेबलिंग द एप्लीकेशन, और इसकी वजह से एप्लीकेशन अनेबल होती है। सर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं और वो फाइल का फॉर्मेट ही ऐसा हो गया, आप क्लिक करें तो वो चले ही ना वीडियो। और सर होता है ना बाज़ वक़्त वीडियो फाइल होती है, आप क्लिक करते हैं वो चलती ही नहीं, वीडियो मौजूद होती है लेकिन आप उसको उससे इस्तेफादा नहीं कर सकते। तो भाई वो चीज़ भी ज़रूरी है एन्जॉयमेंट के लिए या किसी और, मतलब उस चीज़ के इस्तेमाल को बेहतर करने के लिए। यानी एक तरफ तो एक बंदा ये बताता है कि ये मैंने नई पाइनएप्पल कोला बनाई है, इसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो बड़ा कमाल जायका बनेगा, गर्मियों में बहुत मज़ा आएगा। ठीक हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। उसके साथ उसने एक बोतल का डिज़ाइन भी बना के दिया है कि इस डिज़ाइन की बोतल होगी तो इसकी गैस भी कम निकलेगी और ये ठंडी भी ज़्यादा देर तक रहेगी। अब यानी एक तो तरफ तो वो कोला का पूरा फॉर्मूला दे रहा है, वो तो उसके अगेंस्ट पैसे ले रहा है, वो तो रॉयल्टी है, लेकिन उस बोतल से उस बोतल को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए जो एडिशनल चीज़ें बता रहा है जिसके एवज वो एडिशनल पैसे ले रहा है वो भी रॉयल्टी है। तो यार मेरी बात समझ आ रही है? सर जी सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस
that is ancillary and subsidy to and is furnished as a mean of enabling the application. सर जी, डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सर जी एक तरफ तो यह है कि मैंने अपने पब्लिशर को कहा है जितनी किताबें बिकेंगी उस हिसाब से पैसे मुझे मिलने चाहिए, और एक दूसरी केस भी है, मैंने किताब बनाई, मैंने पब्लिशर को कहा ये पकड़ो, मुझे 20 लाख दो, 1000 किताबें छापो, 10,000 छापो, 10 लाख छापो, मेरी सरदर्द नहीं है। इस केस में मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को। और सर समझ आ रही है, रॉयल्टी में ये सारी बातें थी। रॉयल्टी की अगर रॉयल्टी की आगे बात करूं तो रॉयल्टी पे भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को मिलेगी तो 15% टैक्स कट के मिलेगी, और ये वाली बात कल करवा दी थी, मगर ये वाली बात फी फॉर टेक्निकल सर्विस के हवाले से बताई थी, आज रॉयल्टी के हवाले से बता रहा हूँ। वही अल्फाज हैं, सिर्फ ये बात है कि अगर नॉन रेजिडेंट को मिली तो FTR है, 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा, अगर रेजिडेंट को मिली तो NTR होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड में जाएगा अगर वो रेगुलर बिजनेस कर रहा है, और अगर वो रॉयल्टी ले रहा है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो वैसे ही एग्जेम्प्ट है उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। लो सर, अगर ये बात आपको समझ आ गई, टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये मैप आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना है। सर जी रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, सबसे पहले आपने क्या देखना है, बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो आगे क्या देखना है, NTR है तो NTR के तहत टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में या इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो आपने देखना है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई है या नहीं बनाई। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई है और वो NTR के तहत टैक्स होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और अगर उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई तो FTR के तहत टैक्स होगा और 15% टैक्स काट के मिलेगा। यार यही सारी बातें कल बताई थी ना मैप की फॉर्म में, इसको आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि जब भी सवाल आए तो आप पैनिक ना करें। वो आपसे टैक्सेबिलिटी पूछे तो आपका दिमाग इस तरतीब में चलना चाहिए, गलती नहीं होगी सर इंशाल्लाह।